समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा से नामांकन कर दिया है और कहा है कि मिशन 2022 की ओर बढ़ता हुआ ये एक और कदम है। और इन तमाम चीजों के बीच में अखिलेश यादव के ही करीबी और उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो शिवपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लोडर के खिलाफ लीडर चुनाव नहीं लड़ते हैं। लोडर का संबोधन यहां पर भाजपा सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर के लिए था, जो वाराणसी की सीट शिवपुर से विधायक हैं। और जब से ओम प्रकाश राजभर भाजपा छोड़ करके गए हैं तब से उनके रिप्लेसमेंट और उस वोट को संभालने की जिम्मेदारी अनिल राजभर को दी गई है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ किया कि वो गाजीपुर की जो उनकी सीट है जहूराबाद, वहीं से ही चुनाव लड़ेंगे। वो यहां से वर्तमान विधायक है। पिछले दिनों वाराणसी की शिवपुरी सीट से उनके चुनाव लड़ने की तमाम खबरें आई थी, लेकिन यू टर्न लेते हुए ओम प्रकाश राजभर ने नया ऐलान करते हुए कहा कि वो फिर से जहूराबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। शिवपुर से वो अपने बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारेंगे। ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी एंड कंपनी के गठबंधन में है और जब से चुनाव का मौसम आया है तब से तगड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जयंत चौधरी, जो कि सपा के गठबंधन के एक और नेता हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर धर्मेंद्र प्रधान ने कमेंट किया है, जो कि जयंत चौधरी के बड़े पुराने बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊं, उसका पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को माफ कर देना चाहिए, इतिहास में जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके पिता ने कितनी बार पार्टियां बदली हैं। इन तमाम खबरों के दरमियान समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता जंक्शन शो। उत्तर प्रदेश में अब फ्रंट फुट पर राजनीति करने का मौसम और वक्त आ गया है। अब गठबंधन टूटने या बनने की तमाम संभावनाएं खत्म हो चली हैं, तो सभी नेता एक दूसरे पर खुल करके बोल रहे हैं। और आज हम जिस व्यक्ति की बात करेंगे वो बीते कुछ महीनों से कुछ ज्यादा ही खुल करके बोल रहे हैं। उनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया हैं, सपा के साथ गठबंधन में नेतागिरी कर रहे हैं। वो खुल करके भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। तमाम तगड़े तगड़े दावे उन्होंने बीते दिनों कर दिए थे, यहां तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक और तमाम नेताओं तक कह दिया था कि हमसे टिकट मांगने आ रहे हैं। तमाम चीजें हैं। इसके अलावा उनका एक दावा था कि भाजपा इस बार महज 50 सीटों पर सिमट जाएगी 2022 के विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले देख लेते हैं कि ओम प्रकाश राजभर इतना बोलते क्यों हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र क्या है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कितना है उनसे और सपा को फायदा कितना है। अब देखिए, बीते चुनाव में भाजपा मोदी लहर पर सवार थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 72 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और समाजवादी पार्टी को इस इलाके में 9 सीटें महज मिली थी। इस इलाके में 72 सीटें जीतने की वजह राजभर वोटों को माना गया था। उनके समर्थन को भी इसमें काउंट किया गया था कि कम से कम 50% सीटों पर राजभर वोटों ने निर्णायक भूमिका निभाई है। यह समुदाय उस वक्त पर पूरी तरह से भाजपा के खेमे में नजर आया था। सुभाषपा ने बीते चुनाव में 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटों पर जीत हासिल करी थी। बड़ी बात यह है कि इन सीटों पर सुभाषपा का वोट शेयर 34% तक का था, जो अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि राजभर समुदाय की प्रभावशाली भूमिका में उनको देखा जा रहा है। राजभर समुदाय की आबादी 3% मानी जाती है। उनके नेताओं का दावा है कि वो 4%, 5% के आसपास हैं। खुद को श्रावस्ती के महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज बताने वाले इस समुदाय को भाजपा ने बीते कुछ सालों में काफी प्रमोट किया है। गैर यादव ओबीसी और गैर जाटो दलित वोट की अपनी रणनीति के तहत भाजपा ने इस समुदाय पर बंपर दांव चला है। लेकिन समुदाय के असली नेता होने का दम जो है वो ओम प्रकाश राजभर भरते हैं, चाहे वो भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में रहे हों या अब सपा में। बहुतायत में ये लोग खेती बाड़ी पशुपालन करते हैं और इसमें चुनाव की चर्चा इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती जिले में इस समुदाय का काफी प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा अवध के रायबरेली, सुल्तानपुर, गोंडा, बहराइच जैसे जिलों में इस समुदाय की अच्छी खासी आबादी मानी जाती है। और जाहिर तौर पर इस समुदाय के सबसे बड़े नेता फिलहाल में जो इंडिविजुअल चेहरा है वो ओम प्रकाश राजभर है, क्योंकि वो सुहेलदेव भारत समाज नाम की पार्टी चलाते हैं, जो कि उनके भगवान के नाम पर आधारित है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भाजपा जो है ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद एकदम दिशाहीन हो गई है, खाली हो गई है। पार्टी ने 2 नंबर के नेता अनिल राजभर को बीते महीनों में प्रमोट किया है। उनको योगी सरकार में मंत्री बनाया गया है और उन्हीं अनिल राजभर को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि लोडर के खिलाफ लीडर चुनाव नहीं लड़ता है। आपको बताएं, ओम प्रकाश राजभर कुछ महीनों पहले ही भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में थे, लेकिन उनकी कुछ मांगें नहीं मानी गई। उनकी मांग थी कि उनके समुदाय को ओबीसी रिजर्वेशन के तहत अलग से लाभ मिलना चाहिए। राजभर का आरोप था कि इस कैटेगरी के तहत यादव, कुर्मी और राजभरों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और इसी को मुद्दा बनाते हुए वो अलग हुए थे।
इसके अलावा एक और नेता है जो उसी गठबंधन का हिस्सा है, यानी समाजवादी पार्टी वाले, वो है जयंत चौधरी। भाजपा ने उनको मनाने की भरसक कोशिश करी बीते दिनों, लेकिन माने नहीं, एकदम जिद्दी आ गए थे। बीते दिनों खबरें ये तक चली थी कि जयंत को लेकर के भाजपा नेता कह रहे हैं कि वो गलत घर में है, यानी गलत गठबंधन में है, जिसको लेकर के उन्होंने पलटवार भी तगड़ा किया था। एकदम सेवेज वाले स्टाइल में कहा था कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। तब भाजपा ने कुछ खास रिप्लाई नहीं किया, लेकिन अब जब भाजपा को कंफर्म हो गया है कि जयंत एकदम नहीं पलटने वाले हैं, तो खुल करके बयानबाजी अब भाजपा नेताओं ने शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री और यूपी में भाजपा के स्टार प्रचारक, चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जयंत को इतिहास का ज्ञान नहीं है। जयंत चौधरी भूल गए हैं कि उनके पिता स्वर्गीय अजीत सिंह ने कितनी बार पाला बदला है और जयंत खुद ने कितनी बार पाला बदला है। दरअसल आज जो लड़ाई जयंत को लड़नी पड़ रही है और अपने वोट बैंक को संभालना पड़ रहा है कि अपने कोर वोटर को यकीन दिला सकें कि वो उनके हित में काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ना कि निजी फायदे के लिए दल बदल कर रहे हैं, वो उनके पिताजी अजीत सिंह की ही देन है। बड़े पाले बदले थे चौधरी अजीत सिंह ने और एक वक्त पर अपने ही वोटरों को धर्म संकट में डाल दिया था कि उनका समर्थन कब करें, कब वो कह देंगे कि इसके लिए वोट मांगने जाना है, कब वो कह देंगे उसके लिए वोट मांगने जाना है। और जयंत चौधरी के साथ भी कमोबेश समस्या यही है। चंद रोज पहले, चंद महीनों पहले, जब ये 2013 से स्क्रिप्ट इसकी लिखनी शुरू हुई, 13 के बाद जब दंगे हुए, दंगे के बाद भाजपा मुसलमान अलग अलग हुए, जिनकी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के बात की जा रही है, उसके बाद भाजपा के साथ जयंत चौधरी आए थे। जाट वोटों का पूरा जत्था जो था वो जयंत चौधरी के साथ गया था। लेकिन अब जो है वो पाला बदल करके फिर से सपा के खेमे में आ गए हैं। पहले भाजपा के साथ थे, अब उनका वोटर वर्ग भी कंफ्यूज है कि जाए तो किधर जाए, क्योंकि कुछ रोज पहले सपा के मुसलमान प्रत्याशियों के खिलाफ ये लोग कैंपेनिंग कर चुके हैं। अब उन्हीं प्रत्याशियों के लिए वोट मांगना पड़ रहा है, तो जनता के बीच किस मुंह से लेकर के जाएं। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए माहौल बनाने में जुटी है। जयंत के जो पार्टी का पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, जिसमें दल बदल बहुत तगड़ी चीज रही है, उस इतिहास को खोद करके वोटर को कंफ्यूज किया जाए और उस कंफ्यूजन का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। क्योंकि भाजपा 2014 से जो भी चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूती से जीती है, उसमें जाट वोटों का बड़ा तगड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जयंत चौधरी को गैर जाट नेता और निहायत ही एकदम सेल्फिश नेता के तौर पर साबित करने में जुटी हुई है, स्वार्थी नेता के तौर पर साबित करने में जुटी हुई है। और धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी उसी के लिहाज से देखा जाना चाहिए। अब दोनों बयानों को खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान जो कह रहे हैं, दोनों का साफ साफ मतलब है कि दोनों लोग जो जातियां हैं उनको ट्रिगर करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान जाटों को ट्रिगर कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर समेत जो उसके आसपास की कुर्मी और अन्य जातियां हैं उनको ट्रिगर करके जगाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं। देखने वाली बात होगी कौन किसकी तरफ जाता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। आज बजट आया, आम बजट 2022-23 से जिस एक चीज का बहुत बड़ा इंतजार था कि वो ऐलान होगा, उस पर वित्त मंत्री जी एकदम बोलने से कतराती नजर आई। उन्होंने पूरे बजट भाषण में क्रिप्टो करेंसी शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया, लेकिन वर्चुअल करेंसी और डिजिटल एसेट पर हुए ऐलान से उनका इशारा इसी ओर माना जा रहा है। लेकिन उन्होंने एक बार भी क्रिप्टो करेंसी का साफ लहजे में इस्तेमाल नहीं किया। वित्त मंत्री ने वर्चुअल करेंसी या डिजिटल से होने वाले कमाई पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी के वैध होने की यानी वैलिड होने की अटकलें काफी तेज हो गई। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार ने भले ही वर्चुअल करेंसी पर टैक्स लगा दिया हो, लेकिन इससे इसके लीगल होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी तक फिलहाल खबर यही है कि टैक्स सरकार लेगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी लीगल होगी या नहीं, इसको लेकर के कोई खास खबर नहीं है। इसके अलावा एक खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने के बाद योगी सरकार में तुरंत मंत्री बनाए गए जितिन प्रसाद इन दिनों चुनाव प्रचार पर जुटे हैं। इसी क्रम में वो शाहजहांपुर के नदरौल विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह को जिताने की अपील की। यहां मानवेंद्र के समर्थन में वोट मांगने के जितिन के तरीके पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं विनती करने आया हूं कि इनको रिकॉर्ड मतों से जिताइए और सभी को संदेश दीजिए, वरना लोग कहेंगे कि जितिन प्रसाद के आने से क्या ही फायदा हुआ। जितिन प्रसाद ने कहा, मानवेंद्र सिंह जीतेंगे तो हमारा भी सम्मान होगा, वरना हम पार्टी में शक्ल दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से ही, समाजवादी पार्टी ने आज सुबह लखनऊ के 6 उम्मीदवारों समेत कुल 10 प्रत्याशियों की घोषणा करी है। लखनऊ पूर्वी से पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को दोबारा उम्मीदवार बनाया है, जबकि पिछले दिनों वायरल हुए लखनऊ पूर्वी से पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर फिर से दांव खेला गया है।
इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से, अमरोहा में आचार संहिता और कोविड के गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में हसनपुर कोतवाली पुलिस ने सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर और उनके समर्थकों समेत 88 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर पर यह तीसरा केस दर्ज हुआ है इसी चुनाव में। इसके अलावा एक और खबर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई है, अरुणाचल प्रदेश से कथित रूप से चीनी सेना द्वारा अपहरण किए गए युवक के मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है। युवक का नाम मिराम तेरान है। उनके पिता ओपांग तेरान ने आरोप लगाया है कि चीनी सेना ने उनके बेटे के मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी हैं। इस कारण मिराम अभी भी सदमे में है। उन्होंने बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उनके बेटे के साथ मारपीट की है। आपको बताएं, बीते दिनों इसका मुद्दा काफी ज्यादा गर्म हुआ था कि उस व्यक्ति का किडनैप कर लिया गया है। हालांकि बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में वो मिला था। आज की इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी की ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइमलाइट पर रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर बहल बनाम भारत संघ का यह मामला था। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिल्म की रिलीज के कारण याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होगा। हम इसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका तभी दायर की जा सकती है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का सवाल हो। याचिकाकर्ता का कोई मौलिक अधिकार ऐसा नहीं है जिसका उल्लंघन प्रतीत होता हुआ। ऐसे में इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एक नागरिक है। यहां चिंता एक गंभीर कारण हो सकता है। याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है। सिकंदर बहल द्वारा वकील अनुज भंडारी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया था कि फिल्म राष्ट्रपिता गांधी की छवि को बदनाम करने और खराब करने का इरादा रखती है और नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करती है और गांधी की हत्या के उनके कृत्य का जश्न मनाती है। याचिका में कहा गया था कि फिल्म का उद्देश्य सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करना है, नफरत फैलाना और शांति भंग करना है। इसने यह भी बताया कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को मंजूरी नहीं दी थी। इसके बाद इसे सिनेमाघरों की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइमलाइट पर 30 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। फिल्म 2017 में बनी थी और कभी भी कोई सिनेमेट फिल्म पर्दे पर रिलीज नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो अभिनय किया है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और सांसद अमोल कोल्हे इस फिल्म में गोडसे की भूमिका निभा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने ओटीटी प्लेटफॉर्मों के विनिमय की भी मांग करी है, जो वर्तमान में सेंसर बोर्ड के दायरे से बाहर है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अनियमित और बिना सेंसर वाली सामग्री प्रकाशित की जा रही है। यह उस याचिकाकर्ता का दावा है। हालांकि जब सेंसरशिप की बात आती है ओटीटी पर, तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो इसको विचारों की स्वतंत्रता पर आघात के तौर पर दर्शाने की कोशिश करने लगती है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ ही बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि कुछ ऐसा लिखें जो पढ़ने लायक हो या कुछ ऐसा करें जो लिखने लायक हो। बात 100% की है, बहुत आसान सी है। समझिए, जिंदगी में कुछ या तो करने की कोशिश करिए जिस पर लिखा जाए, या कुछ ऐसा लिखिए जो पढ़ा जा सके। इसके अलावा जो कुछ भी करेंगे वो बेकार रहेगा, ऑर्डिनरी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।